Good morning everyone. Today we are going to discuss about colligative properties. तो देखिए colligative properties क्या होती हैं? Colligative properties are the properties of the dilute solutions of non-volatile solute whose property depend on the concentration of solute particles. क्या कहते हैं हम लोग? Concentration of solute particles in solution. यानी किस पर डिपेंड कर रही है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन बट नॉट ऑन द इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी नॉट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, यदि हम देखें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स की होती है, यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिनमें पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड जो है वो आपकी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। ये 4 प्रॉपर्टी जो हैं वो क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में यदि हम बात करें तो द फर्स्ट वन दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ vapor pressure. Firstly, we discuss about first property, that is relative lowering of vapor pressure. देखिए, सपोज करिए आपको प्योर सॉल्वेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है? सपोज करिए वाटर, और दूसरे जार में आपने क्या किया है कि वाटर के साथ में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया है, दैट इज NaCl। क्वेश्चन ये होता है, ध्यान रखना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वे सॉल्यूट होते हैं जो एवापोरेट नहीं होते हैं, ठीक है। इनको हमने क्या किया कि जब आप किसी टेम्परेचर पर यानी जब आप इसको टेम्परेचर देंगे तो इसकी वेपर बनना स्टार्ट होगी, और उतना ही टेम्परेचर जब हम इसको देंगे तो इसकी भी वेपर बनना स्टार्ट होगी। ये वेपर जब ये टकराती हैं तो क्या करती हैं? एक वेपर प्रेशर डेवलप करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एवं लिक्विड इन इक्विलिब्रियम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हम क्या कह रहे हैं? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एवं लिक्विड सरफेस in equilibrium with liquid at a particular temperature is called vapor pressure. यदि आप देखें तो इस केस में वेपर इजीली बनेगी, लेकिन यदि आप यहां पर देखें तो आपने जब NaCl मिलाया है तो ये NaCl कहीं ना कहीं कुछ सरफेस को क्या करता है? ऑक्यूपाई करते हैं NaCl पार्टिकल, जिसकी वजह से जब इसकी वेपर बनाते हैं तो इसकी वेपर जो है वो कम बनती है। यानी आप अगर कहें कि प्योर सॉल्वेंट की जो वेपर थी वो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जब आपने NaCl मिला दिया यानी जब सॉल्यूशन बना दिया तो सॉल्यूशन बनाने पर इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। इसको समझाने के लिए जो राउट्स थे, राउट्स ने 2 तरीके के सॉल्यूशन बनाए। जो पहला सॉल्यूशन है वो है सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कौन सा सॉल्यूशन? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से बना हुआ सॉल्यूशन। और दूसरा उसने बनाया सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड। सही। यदि हम सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग
राउल्स ने क्या बताया, राउल्स ने बताया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। अब आप देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर हम देखें कि प्योर सॉल्वेंट दैट इज पी नॉट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था और जैसे आपने NaCl मिलाया तो वेपर प्रेशर उसका क्या हो गया, कम हो गया, दैट मीन्स पी सॉल्यूशन। अगर आप इसकी बात करें तो इसको तो हम कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लेकिन यदि हम रिलेटिव बात करें तो रिलेटिव हम किसके दे रहे हैं, सॉल्वेंट के, तो दैट मीन्स पी नॉट सॉल्वेंट। हम क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये पहला लॉ आया जो किसने दिया, किसके लिए ये इक्वेशन दी गई, ये दी गई सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। अब दूसरा हम डिस्कस करते हैं, सेकंड क्या है, सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड। सपोज करिए दो लिक्विड आपके ए और बी, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर of any component, that means Pa, partial pressure, is directly proportional to the mole fraction of this component, that means Xa। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यदि हम इसको सॉल्व करें तो Pa इज इक्वल टू क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा P नॉट A X। तो यदि आपके पास दो कंपोनेंट हैं तो दूसरा कंपोनेंट दैट इज पी बी इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी। और यदि टोटल प्रेशर की बात करें तो टोटल प्रेशर दैट इज पी इक्वल टू पी ए प्लस पी। ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब नेक्स्ट जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो आपकी आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्वेंट is equal to the atmospheric pressure। यानी किसी भी सॉल्वेंट का जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट या हम कहेंगे बॉइलिंग टेक्स प्लेस, बॉइलिंग टेक्स प्लेस। तो हम कहेंगे द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब हम कहेंगे बॉइलिंग टेक्स प्लेस या ये उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब यदि आप ध्यान से देखें, जब हमने प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ था तो प्योर सॉल्वेंट सपोज करिए आपने पहले क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है। वाटर के अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो कितना आता है, 100 डिग्री सेल्सियस आता है। अब मैंने क्या किया, वाटर में क्या मिलाया, हमने वाटर में NaCl मिलाया। हम जानते हैं कि जैसे ही हमने NaCl मिलाया, NaCl मिलाने पर अब वेपर बनने की जो रेट है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इट मीन ये ज्यादा टेम्परेचर लेगा किस कहां तक पहुंचने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने में जब ये ज्यादा टेम्परेचर लेगा, इट मीन बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया, एलिवेशन हो गया, यानी बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो सपोज करिए ये क्या आएगा, मोर देन 100 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो दिया गया, जो फॉर्मूला आया, वो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। यानी हम ये कहेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी
एंड डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। ठीक है, ये क्या है? ये फॉर्मूला है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। यदि हम केबी की बात करें तो केबी इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको हम कहते हैं मोलर एब्लियोस्कोपिक एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। कभी भी जब आप एग्जाम में देखेंगे तो एग्जाम में ये एलिवेशन के बजाय ये वर्ड ज्यादा यूज होता है कि एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है। यदि हम केबी की बात करें तो केबी का फॉर्मूला होता है MARTB² अपॉन डेल्टा H। अब आप देखें, अगर एंथैल्पी की बात करें, आप किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? आप कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड को इसमें वेपर में, तो डेल्टा H वेपराइजेशन इनटू 1000। ठीक है, ये आपका बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, और MA ये मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट है, R गैस कांस्टेंट या जानते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पर आप क्या निकाल सकते हैं? इजीली आप डेल्टा टी की बात कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये एराइज होता है कि व्हाट इज डेल्टा टी। हमने ये तो जानते हैं दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि आप डेल्टा टी भी देखिए। अगर हम देखें तो डेल्टा टी भी एलिवेशन मतलब इंक्रीज हुआ, तो इट मींस किसका बॉइलिंग पॉइंट जाता है? टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे? डेल्टा टीवी को कैलकुलेट करेंगे। अब यदि हम एक ग्राफ की बात करें, किसकी बात करें? ग्राफ की। तो ग्राफ में आप देखेंगे, ये देखिए ग्राफ है, इधर आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और इधर आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर। आप देखते हैं यदि आप इसकी बात करें तो ये क्या है? सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट को जो टेम्परेचर है ये कितना है? सपोज करिए ये T0। कितना है? T0 है, और ये आपका क्या है? सॉल्यूशन है। जैसे ही आपने सॉल्यूशन किया तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो इसके वेपर प्रेशर के जब इक्वल आएगा तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया? सपोज करिए दिस इज T1। ठीक है, तो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो क्या है? ज्यादा है, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ, तब बॉइलिंग जो है वो क्या हुई? स्टार्ट हुई। ठीक है, तो डेल्टा टी भी इक्वल टू क्या आएगा? हाँ, इक्वल टू के बी एम इज अ मोलरिटी। क्या है? मोलरिटी। चलिए, अब नेक्स्ट जो थर्ड है आपका वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो देखिए, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड बोथ फॉर्म आर कोएग्जिस्ट। कि जब सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म क्या करें? जिस टेम्परेचर पर कोएग्जिस्ट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में बी डिफाइंड एज व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ solid is equal to the vapor pressure of liquid। यानी हम यहाँ क्या कहेंगे कि जब सॉलिड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? तब हम उसको कहेंगे फ्रीजिंग
टेक्स प्लेस। ठीक है, अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट इसके अकॉर्डिंग डेल्टा पी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, जिसको हम कहेंगे यदि हम इसको हटाएं तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। यदि आप यहां पर देखें के एफ इट इज अ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, यानी उसने कहा है कि जब वेपर प्रेशर किसका इक्वल हो रहा है, सॉलिड का किसके बराबर हो जाए, लिक्विड फेज के बराबर हो जाए, तब आप इसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेक्स प्लेस। ओके, यदि हम जिस तरीके से पहले आपने पढ़ा था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, उसके अकॉर्डिंग के बी की वैल्यू थी, यहाँ डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, यानी के एफ को अगर आप लें तो एम आर टी एफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच। अब आप देखिए सॉलिड और लिक्विड फॉर्म को एग्जिस्ट कर रही हैं, तो यहां पर क्या है, फ्यूजन इनटू। ठीक है, अब यदि हम ग्राफ की बात करें, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में आप देखेंगे यदि आप देखें ग्राफ को तो इसमें पहले वाले केस को अगर आप देखें तो पहले वाले केस में इसको हम बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, कौन सा, यानी देखिए ये आपका पहले क्या था, सॉल्वेंट था, और दूसरा फिर इसका क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो यदि आप इसमें देखें, सपोज करिए T1 है और ये इस तरीके से क्या हुआ, ये आपका है सॉलिड, ठीक है, ये T1 है, ये T2 है। तो आप देखिए पहले फ्रीजिंग पॉइंट जो था तो T1 था, अब फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, जैसे आपने सॉलिड डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया इसका T2, यानी पहले से कम हो गया, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। एक बात यह ध्यान रखनी है कि डेल्टा टी एफ हम क्या लिखेंगे, जब आप टीबी की बात कर रहे थे तो वहां पर आपने लिखा था टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट, लेकिन यहां पर क्या लिखा जाएगा, टी सॉल्वेंट माइनस टी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट वाली बात, कि आप जब पहाड़ों पे जाते हैं तो पहाड़ों पे जाने पर हम जानते हैं प्रेशर जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। यदि आप कभी भी फ्लाइट में बैठे हों तो आप देखेंगे आपको ऊपर जाने पर सांस लेने में परेशानी हो रही है। सांस लेने में परेशानी क्यों हो रही है, कि आपकी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, और जबकि एनवायरमेंट का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। यही रीजन है, आप देखेंगे पहाड़ों पे जब आप जाते हैं तो फूड जो आप कुक करते हैं इट टेक्स टाइम, वो बड़ी मुश्किल से ही कुक हो पाता है। उसका रीजन क्या है कि जब आप इन अर्थ पे हैं तो अर्थ पर जो प्रेशर है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आप ऊपर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां प्रेशर कम हो गया। सपोज करिए यहां 1 atm था और यहां पर सपोज करिए 0.98 atm हो गया। तो देखिए यदि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है
तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इट मीन आप यहां देखें 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितने के इक्वल होता था, 1 एटमॉस्फेयर के होता था। लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे क्योंकि प्रेशर कम हो चुका है तो मे भी ये पॉसिबिलिटी है कि 100 से लेस देन टेम्परेचर पर, 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाए। इट मीन कि फूड को कुक होने के लिए टेम्परेचर की जरूरत थी 100 डिग्री, लेकिन वहां जब आप ऊपर गए तो उसको 100 से कम डिग्री मिल रहा है, सपोज करिए 90 डिग्री मिल रहा है, तो 90 डिग्री पर ही वाटर क्या होने लगेगा, एवापोरेट होने लगेगा। और जितना टाइमिंग या जितना टेम्परेचर फूड को कुक होने के लिए रिक्वायरमेंट थी वो उसको नहीं मिल पाई। यही रीजन है कि जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां फूड बड़ी मुश्किल से ही कुक हो पाता है। दूसरा, सेकेंड, अगर फ्रीजिंग पॉइंट वाली बात देखें, आप देखेंगे जहाँ बर्फ पड़ती है तो जहां स्नोफॉल होता है वहां क्या होता है कि बर्फ जब जम जाती है तो आप जानते हैं कि सपोज करिए एनवायरमेंट का टेम्परेचर 0 डिग्री था, 0 डिग्री पर वहां आइस बनने लग गई। जैसे ही इसमें जब आप जनरली देखते हैं कि आर्मी वहां जाती है तो वो क्या करती है, NaCl नमक डालती है, नमक के कट्टे भी कट्टे बोरी की बोरियां डाल दी जाती हैं। क्यों डालते हैं कि जैसे ही NaCl जाएगा तुरंत इसका फ्रीजिंग पॉइंट, सपोज करिए -5 डिग्री पर पहुंच गया। इट मींस अब जो आइस जमेगी वो कितने पर जमेगी, -5 डिग्री पर। और जबकि 0 डिग्री पर क्या हुआ, 0 डिग्री पर ये आपका एनवायरमेंट का टेम्परेचर है, तो तुरंत ही जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी और जितने भी रोड्स हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर, अब फोर्थ है वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पहले आप जनरली हम लोग सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो देखिए, द पासेज ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट पास हुआ है, द पासेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू कहां पर, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से किस तरफ जाए, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। या आप ये कह सकते हैं कि पासेज ऑफ सॉल्वेंट जो हो रहा है वो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इस प्रोसेस किसके थ्रू मूव करता है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू करता है, ये देखें, सपोज करिए आपके पास ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसमें ओनली वाटर है, इसमें वाटर के साथ आप चाहे NaCl ले लें, ग्लूकोज ले लें, कुछ भी मिला हो, ठीक है। अब आप देखेंगे कि नॉर्मली हम क्या कह रहे हैं, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से ये सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन से किधर मूव करने लगता है, हायर की तरफ मूव करने लगता है, ये मूवमेंट इधर होगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। अब देखिए, अब हम क्या करें कि ये जो आपका सॉल्यूशन है, आप ये कह सकते हैं ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ये आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, उस साइड पे हम ये वैक्यूम पंप लगाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां से प्रेशर डेवलप किया और इतना प्रेशर डेवलप किया कि जो फ्लो है वो क्या हो जाए, रुक जाए। तो हम कहेंगे द प्रेशर एक्सर्टेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी हम क्या कह रहे हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड टू द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट, कहां से, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप जानते हैं कि आपने एक नॉर्मली वर्ड सुना है, हम लोगों के घरों में यूज होता है, जिसको हम कहते हैं RO, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हम क्या करें, सपोज करिए जिस प्रेशर पर ये प्रोसेस रुक,
अगर हम उससे ज्यादा प्रेशर डेवलप कर दें सॉल्यूशन की साइड, तो हम ये देखेंगे कि जो सॉल्वेंट है वो अब इस सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ क्या कर रहा है, मूव करना शुरू कर देता है। तो अगर सपोज करिए द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, एज अ रिजल्ट द सॉल्वेंट स्टार्ट moving from higher concentration to lower concentration, then it is called reverse osmosis। ठीक है, तो osmosis हो गया है, reverse osmosis एंड देन osmotic pressure। अब इसके बेसिस पर कुछ चीजें, एक वर्ड यूज हुए जिनको हम कहते हैं आइसोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीन वर्ड यूज हुए। आइसोटोनिक जब है जबकि सेम कंसंट्रेशन, सपोज करिए यहां पर ये कोई आपकी सपोज ग्रेप है और बिल्कुल सेम कंसंट्रेशन का यहाँ सॉल्यूशन लगा दिया गया है, तो जब सॉल्यूशन की दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या होगी, दोनों में सेम होगी, तो देयर इज नो, यहां पर क्या होगा, सीधी साइड सॉल्वेंट का फ्लो नहीं होगा। यदि ये फ्लो नहीं होगा तब हम इसको कहेंगे आइसोटोनिक कंसंट्रेट सॉल्यूशन। एक होते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सपोज करिए आपने ग्रेप लिया हुआ है और जिस सॉल्यूशन में डाला है वो मान लो है हनी सॉल्यूशन, तो आप देख रहे हैं कि ये हायर कंसंट्रेशन है और ये जो ग्रेप है इसके अंदर जो सेप है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, इसके कंपैरेटिवली कम है। तो क्या होगा, ये लिक्विड जो है फ्लो करने लगेगा बाहर की तरफ, और ये जिसके रिजल्ट क्या होंगे, श्रिंकेज ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्या है, सपोज करिए ग्रेप लिया हुआ है और ये आपने किसमें डाल दिया, वाटर। ठीक है, अगर आप देखें कि वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है अकॉर्डिंग टू द सेल से, तो क्या होगा, ये वाटर इसके अंदर मूवमेंट करने लग जाएगा, और अगर ये कंटिन्यू जारी रहता है तो क्या होगा, रप्चर्ड ऑफ द सेल, ये बस्ट कर जाएगा। ठीक है, ये तीन तरह की चीजें हैं ऑस्मोटिक में, ऑस्मोसिस में। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन इस तरीके के आपके एग्जाम में आते हैं, सपोज करिए यू हैव टू गिवन 1m Al2SO4 बोथ थ्राइस, दूसरा आपको दिया हुआ है ग्लूकोज, दूसरा दिया 1m सॉल्यूशन ऑफ दिस, दूसरा 1m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, और तीसरा जो दिया है वो 1m सॉल्यूशन सपोज करिए NaCl। वो पूछेगा विच गिव्स इन विच सॉल्यूशन हायर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, किसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, या आप ये कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन सब में किसकी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना है कि आप इस तरीके के जब कभी भी सॉल्यूशन आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनको आयंस में कन्वर्ट करना है। तो कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो इज रिटन है 2Al3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। अगर हम यहाँ देखें ग्लूकोज तो ये पार्टिकल बन ही रहेगा और ये इसमें 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ देखें दिस इज 5, दिस इज 1 एंड दिस इज, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसमें ज्यादा होगी, इस सॉल्यूशन में ज्यादा होगी। जितने ज्यादा आयंस होंगे उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। इट मींस रिलेटिव और लोअरिंग प्रेशर इसमें ज्यादा होगा। अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें वो भी इसी में होगा। थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी इसी में ज्यादा होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब कई बार जब हम ये सारी चीजें करते हैं, यानी हम यदि देखें इन चारों प्रॉपर्टीज से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मास निकालते हैं, मोलर मास। क्या निकालते हैं, मोलर मास। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको स्मॉल मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेथड यूज किया जाता है। यदि हम कहें कि स्मॉल मॉलिक्यूल को
वाले स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए यदि मोलर मास कैलकुलेट हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड में इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा आएगी कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, सेम ऐसे ही यदि आपको लार्ज मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, लार्ज मॉलिक्यूल में जैसे कि आपके होते हैं सेलुलोज, ठीक है, या आपका दूसरा जो होता है क्या कहते हैं आपको आपके स्टार्च। तो इस तरह के मॉलिक्यूल के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड यूज करते हैं। लेकिन सपोज करिए मैं कहूं कि इनको मैं किससे निकालना चाहता हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा कम आएगी कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज का टॉपिक में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कवर कर दी गई है। अब आप